हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरके स्टडी में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय संविधान को इजी टॉपिक ऑन के साथ, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी होगी। इसलिए दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आइए शुरू करते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 20 नवंबर 1949 को ऐत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मापित करते हैं। संविधान सभा ने उद्देशिका को प्रारूप संविधान के द्वितीय वाचन के अंतिम दिन 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया। उद्देशिका 26 जनवरी 1950 की प्रवर्तन लागू हुई में आई। ये प्रस्तावना है जिसमें दी गई तिथि 26 नवंबर 1949 को भारत के जनता की संप्रभुता पर आधारित संविधान को स्वीकृत किया गया। सर्वप्रथम प्रस्तावना यूएसए के संविधान में जोड़ी गई। प्रस्तावना सर्वप्रथम यूएसए के संविधान में, अतः प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया। भारतीय संविधान को प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत 22 जनवरी 1947 को पारित है। भारत के संविधान की उद्देशिका पर आयरलैंड के संविधान को उद्देशिका का भी प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि आयरलैंड के संविधान 1937 में उल्लेख है कि हम आयरलैंड के लोग एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में उद्देशिका का उल्लेख था, किंतु भारत शासन अधिनियम 1935 में उद्देशिका का उल्लेख नहीं किया गया। मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। ये बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लागू नहीं थे। ये शब्द सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में प्रतिरक्षा मंत्री थे। अर्नेस्ट बाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बहुत प्रभावित थे तथा उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी 1961 की शुरुआत इस प्रस्तावना से ही की है। प्रस्तावना का महत्व: 1. इसमें जनता की भावनाएं व आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट है। 2. संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। 3. इसमें वे उद्देश्य है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है या आगे बढ़ाना चाहता है। 4. संविधान के निर्वचन समझने में सहायक है। 5. जहां संविधान के अनुच्छेदों को भावना अस्पष्ट हो वहां स्पष्टता हेतु प्रस्तावना में वर्णित दर्शन सहायक है। के मुंशी, ये संविधान की राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। एन गाडगिल, उद्देशिका को तुलना प्राचीन नाटकों के नांदी पाठ से की जा सकती है। ठाकुर दास भार्गव के अनुसार उद्देशिका संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है। उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है। उद्देशिका संविधान की कुंजी है। उद्देशिका उत्कृष्ट गद्य काव्य ही नहीं, ये परिपूर्णता की तस्वीर है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, प्रस्तावना निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उस तथ्य की सिद्धि के साधन। प्रस्तावना क्या नहीं है? प्रस्तावना न्याय बाद योग्य नहीं है। 2. उद्देशिका शक्ति का स्रोत नहीं है। 3. उद्देशिका विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध या मर्यादा लगाने का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना के तत्व 4 तत्व है। 1. संविधान के अधिकार का अंत, अर्थात संविधान भारत के लोगों, जनता से शक्ति अधिग्रहित करता है। 2. भारत राज्य की प्रकृति, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक देश है। 3. संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। 4. एडॉप्ट होने की तिथि 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना के शब्द: हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये शब्द यूएसए के संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के समरूप है। हम भारत के लोग संविधान में उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग भारत में लौकिक संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी को स्पष्ट करते हैं। दुर्गादास बसु के अनुसार हम भारत के लोग शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था के गणतांत्रिक एवं निकतांत्रिक चरित्र तथा समस्त शक्ति का परम खोज जनता को मानते हैं। एक संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। 2. संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है। 3. भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। हम भारत के लोग इस संविधान के प्राधिकार का मूल स्वर है और इसी से लोकतांत्रिक सहभागिता एवं लोक कल्याणकारी राज्य की प्रेरणा प्राप्त होती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरन, अर्थात भारत अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च तथा बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। यद्यपि भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार कर ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, पर यह स्वैच्छिक सदस्यता है। समाजवादी, सोशलिस्ट, ये शब्द 1976 में जोड़ा गया। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसका नेहरू व फेबियनवादी समर्थन करते हैं। ये साम्यवादी समाजवाद नहीं है।
DS नकारावाद 1982 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत में समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है जिसका झुकाव गांधीवाद की ओर है। समाजवाद का तात्पर्य है संसाधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व न कि व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति। प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा नीति निदेशक तत्व में ये परिलक्षित होता है। भारत ने समाजवाद व उदारवाद दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। भारतीय समाजवाद स्वतंत्रता व समानता दोनों को महत्व देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में किसी विचारधारा विशेष के प्रति झुकाव को उचित नहीं मानते थे, अतः उन्होंने समाजवाद शब्द को जोड़ने का विरोध किया था। अंबेडकर के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 39 में वर्णित निदेशक तत्व विषय की दृष्टि से समाजवादी ही है। समाजवाद का दर्शन प्रस्तावना में शामिल होने से पहले भी राज्य नीति के निदेशक तत्व में इसका समावेशन दिखाई देता है, जहां स्त्री पुरुष असमानता के उन्मूलन के साथ साथ धन और संपत्ति के विकेंद्रीकरण जैसे समाजवादी निर्देशों को राजव्यवस्था के मार्गदर्शक सिद्धांतों का दर्जा मिला है। समाजवाद 1955 के अवार्डी सत्र चेन्नई में भारतीय राज्य के लक्ष्य के रूप में समाज का समाजवादी प्रारूप सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पदों को स्वीकार किया। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में अंतःस्थापित किया गया, किंतु यह संविधान में परिभाषित नहीं है। नेहरू के नेतृत्व में 1951 में पहले संविधान संशोधन ने दो महत्वपूर्ण प्रावधान समाजवादी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए किए गए। आर्थिक समानता के लिहाज से संपत्ति के मूल अधिकार को संशोधित करने और भूमि अधिग्रहण के राज्य निर्धारित कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिहाज से 9वीं अनुसूची का समावेशन और सामाजिक समानता के दायरे को विस्तृत करने के लिए सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के हित में विशेष प्रावधान करने की शक्ति राज्य को देना। ये दोनों कार्य करने के लिए संविधान में नए अनुच्छेद 31 और 31B तथा अनुच्छेद 15 में नया खंड 15(4) जोड़ा गया। लोकतंत्र के चुनौतीपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में हम समानता का व्यवहार करेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता का। राजनीति में हम एक व्यक्ति के लिए एक मत के सिद्धांत का अनुसरण करेंगे, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का खंडन करेंगे। ऐसा लंबे समय तक चलने पर हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डाल देंगे। आंद्रे बेताई के अनुसार एक संविधान इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें किस दिशा की तरफ चलना है, परंतु सामाजिक संरचना ये तय करेगी कि हम कितनी दूर और किस गति से आगे बढ़ने में सक्षम है। 1990 के दशक में अपनाए गए वैश्वीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के ढांचे के साथ ही समाजवाद के अवसान का तर्क दिया जाने लगा। 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी पंजाब राज्य बनाम मॉडर्नवाद में कहा कि समाजवाद हमारे इतिहास का आकर्षक शब्द रहा होगा, परंतु 90 के दशक से केंद्र सरकार ने जो उदार नीति अपनाई है उससे यह बात तो समाप्त हो चली है कि भारतीय समाज समाजवाद से जुड़ा है। दुर्गादास बसु के अनुसार 1991 में बदली परिस्थितियों में अब भारत पेंडुलम समाजवाद से दूर अर्थव्यवस्था की ओर चला गया है। एड निर्बंध पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, इसका तात्पर्य धर्म विहीन नॉन रिलीजियस अधार्मिक रिलीजियस या धर्म विरोधी एंटी रिलीजियस नहीं है। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण देगा तथा किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता देगा। पंथ निरपेक्षता का सर्वप्रथम उद्भव फ्रांस में हुआ जब राजसत्ता व धर्म को अलग कर दिया गया। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावली ने भी धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन किया। पंथनिरपेक्ष संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान 17 अक्टूबर 1949 एकमात्र सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने उद्देशिका में पंथनिरपेक्षता शब्द रखने की मांग की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। शासन धर्मों से तटस्थ रहेगा और इस तरह से विभिन्न प्रकार की विविधताओं को भारतीय संस्कृति का स्वाभाविक हिस्सा मानने वाला सलाद बाउल दृष्टिकोण विकसित हुआ। हालांकि भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनु 15 व 16 धर्म के आधार पर विभेद को प्रतिबंधित करते हैं तथा अनु 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था करते हैं, पर संविधान में कहीं भी पंथनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु भारत की पंथनिरपेक्षता का दर्शन पश्चिम की तरह नकारात्मक नहीं है जो धर्म व राजसत्ता के पूर्ण अलगाव की बात करता है, बल्कि भारतीय पंथनिरपेक्षता सकारात्मक हस्तक्षेप के विचार पर आधारित है। डी बसु ने इस संदर्भ में कहा, इससे भ्रांतियां अधिक तथा लाभ कम हुआ है, क्योंकि इस शब्द की मनमाफिक परिभाषाएं की जाती है। कुछ दल धर्म के प्रति शत्रुता भाव को तो कुछ अल्पसंख्यकों के वीटो को पंथनिरपेक्षता का आधार मानते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 से पूर्व उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया था। SR बम्बईवाद 1994 में पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया था। मुख्यधारा पाश्चात्य सेकुलरवाद की समीक्षा, आलोचनात्मक मूल्यांकन तथा भारतीय सेकुलरवाद। पाश्चात्य सेकुलरवाद धर्म का निजीकरण करता है। इस प्रकार मुख्यधारा का उदारवादी लोकतांत्रिक सेकुलरवाद अपने नागरिकों से यह कहता है कि सार्वजनिक दायरे में प्रवेश करने से पहले वे अपनी धार्मिक निष्ठाएं निजी दायरे में ही छोड़ दे। इसमें धर्म के प्रति सम्मान का भाव नहीं होता। ये समूह आधारित अधिकारों के प्रति असंवेदनशील होता है। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है व्यक्तियों की स्वतंत्रता तथा समानता का तात्पर्य होता है व्यक्तियों के बीच समानता। अतः इसमें समुदाय आधारित अधिकारों या अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसकी पृथकता की दीवार अंतर्धार्मिक प्रभुत्व इंटर रिलीजियस डोमिनेशन व अंतराधार्मिक प्रभुत्व इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को सही तरीके से नहीं रोक पाती। उदारवादी सेकुलरवाद मूलतः प्रोटेस्टेंट नैतिकता प्रोटेस्टेंट एथिक्स से प्रभावित है। ये सार्वभौमवाद का दिखावा करता है, अतः ये अंतरसांस्कृतिक आदर्श ट्रांसकल्चर इंडेल नहीं बन पाया है जिसे सभी संस्कृतियों के लोग स्वीकार कर पाएं। ये संदर्भों के प्रति असंवेदनशील है। या वैकल्पिक सेकुलरवाद में भारतीय सेकुलरवाद, बहुमूल्य सेकुलरवाद या वैकल्पिक सेकुलरवाद, यह मुख्यधारा वाले उदारवादी लोकतांत्रिक सेकुलरवाद में एक सुधार है। इसे सेकुलरवाद की उपमहाद्वीपीय या भारतीय संकल्पना भी कहा जा सकता है। इसमें मुख्यधारा वाले सेकुलरवाद की सभी विशेषताएं पाई जाती है, पर उसकी कमियों को दूर करने के विकल्प भी इसमें उपलब्ध है। राजीव भार्गव ने भारतीय सेकुलरवाद की ऐसी 6 विशेषताएं बताई है जो मुख्यधारा सेकुलरवाद से अलग है। बहुमूल्य चरित्र, मल्टी वैल्यू, ये व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता व धार्मिक समानता के साथ साथ धार्मिक समूहों व अल्पसंख्यक अधिकारों से भी जुड़ा है।
अनुच्छेद 29 व 30 वन ये धार्मिक स्वतंत्रताओं के साथ साथ गैर धार्मिक व्यक्ति स्वतंत्रताओं की भी व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15-16 विशिष्ट सामुदायिक अधिकारों की व्यवस्था। ये अंतधार्मिक व अंतराधार्मिक दोनों प्रकार के दमन व प्रभुत्व को रोकता है। उदाहरण सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश तथा 3 तलाक का मामला। धर्म का पूर्ण बहिष्करण नहीं, यहाँ धर्म के कुछ पहलुओं को सक्रिय रूप से नकारा जाता है। छुआछूत पर पाबंदी वही बहुत से आयामों के प्रति सक्रिय सम्मान दिखाया जाता है। उदाहरण धार्मिक समूहों, अल्पसंख्यकों को मान्यता, धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता एवं ये सामाजिक दुनिया को आधुनिक पाश्चात्य और पारंपरिक गैर पश्चिमी देश जैसे कठोर दायरों में नहीं बांधता। ये ज्यादा समावेशी चरित्र का है। ये नैतिक तार्किकता के संदर्भयुक्त कंटेक्चुअल संकल्पना को स्वीकार करता है। यह असीमवादी नैतिकता एब्सोल्यूट मोरालिटी की बजाय परिवर्तन व समायोजन को स्वीकार करता है। राजीव भार्गव का अत्यंत प्रसिद्ध कथन है, भारतीय सेकुलरवाद विभिन्न समूहों और मूल्यों के बीच एक खास तरह का समझौता है जो नैतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। इस रूप में नहीं देखे जाने पर यह या तो एक मृतसूत्र डेड फॉर्मूला में बदल जाता है या राजनीतिक चालबाजी का हथियार बन जाता है। उसूली फासला या सैद्धांतिक अलगाव प्रिंसिपल डिस्टेंस उसूली फासला विभेदीकृत व्यवहार की इजाजत देता है। सैद्धांतिक दूरी या अलगाव की अवधारणा राजीव भार्गव द्वारा वर्णित है। भार्गव ने इसे भारतीय सेकुलरवाद की प्रमुख विशेषता बताई है। ये लक्ष्यों व संस्थाओं के स्तर पर राज्य व धर्म की पृथकता स्वीकार करता है, पर जड़ सिद्धांत के रूप में कानून व सार्वजनिक नीति के स्तर पर इसे पूर्णतया स्वीकार नहीं करता। यह मुख्यधारा की पूर्ण पृथकता की दीवार को स्वीकार नहीं करता बल्कि लचीला दृष्टिकोण अपनाता है। ये कठोर तत्स्थता को स्वीकार नहीं करता। राज्य धर्म के मामलों में दखल दे सकता है, लेकिन शर्त उसूल यह है कि इसे स्वतंत्रता, समानता व सेकुलरवाद से जुड़े अभिन्न मूल्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए। उसूली फासला विभेदीकृत व्यवहार की इजाजत देता है। उदाहरण सिखों को हेलमेट न पहनने की छूट, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने की छूट। यह अल्पसंख्यक संस्कृतियों के साथ बहुसंख्यक से अलग व्यवहार कर सकता है। जैसे जातीय पदसोपानों के संदर्भ में यह हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करता है पर मुस्लिम व ईसाई में नहीं, क्योंकि वहाँ ये भेदभाव है ही नहीं। सैद्धांतिक अलगाव का यह सिद्धांत अमेरिकी दार्शनिक रोनाल्ड डवर्किन द्वारा समान व्यवहार करने, इक्वल ट्रीटमेंट और हर किसी को समान मानते हुए व्यवहार करने, ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल के बीच किए गए अंतर पर आधारित है। समान व्यवहार का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राज्य को जीवन के हर प्रासंगिक पहलू के संदर्भ में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मसलन राज्य को संसाधनों या अवसर के वितरण के संबंध में हर नागरिक के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हर किसी को समान मानते हुए व्यवहार करना, ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल, कई अवसरों पर असमान व्यवहार की वकालत भी कर सकता है। इस प्रकार ये लोगों और समूहों को समान मानते हुए व्यवहार करना उनके साथ विभेदीकृत व्यवहार करने से पूरी तरह सुसंगत है। हर धर्म या संप्रदाय को एक ही पैमाने से नहीं नापना चाहिए। स्वच्छ न्यायालय का वाद द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम नरासू अप्पा 1952 इसी से संबंधित है। उसूली फासले से संबंधित नरासू अप्पा वाद 1952 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, विधायिका को यह हक है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में कायम बुराई के स्तर को ध्यान में रखे। विधायिका सभी बुराइयों के खिलाफ एक ही समय पर कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए विधायिका द्वारा पारित किसी कानून की इसलिए आलोचना नहीं की जा सकती है कि यह समाज की कुछ बुराइयों को दूर करने का प्रावधान करती है, पर ऐसी बहुत सी दूसरी बुराइयों या इससे भी बदतर बुराइयों को दूर करने का कोई प्रावधान नहीं करती। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ आगा। बाय दोस्तों।